नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स। इसमें जो होगा वह करंट अफेयर्स पर आधारित महत्वपूर्ण अंक यह है और यह अंक आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स का यह अंक जो है साप्ताहिक रूप से होगा। पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं भारत और विश्व में घटी उस पर आधारित यह अंक है। इसमें देखते हैं पहला है, भारत है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। सिपरी की रिपोर्ट है और यह जो प्रश्न है अक्सर जो है यूपीपीएससी अपर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके दृष्टिकोण से देखें तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसमें देखें तो यह है यानी लंदन एजेंसी में देखें तो भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। यानी भारत जो है दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। 2014 से 18 से 2019 से 2023 के बीच भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी का एक टोटल रूप है। कभी कभार यही पूछ देता है कि कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसमें यह है सिपरी जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोमवार में जो है 11 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी। सिपरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भी रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता, यानी जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है उसमें जो रूस है वो भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता, यानी भारत जो है सर्वाधिक जो हथियार खरीदता है वो रूस से खरीदता है। हालांकि 1960-64 के बाद ये पहली बार है जब भारत के हथियार आयात में रूस यानी 1991 से पहले सोवियत संघ था की हिस्सेदारी 50% कम रही। भारत ने कुल हथियार आयात में से 36% हथियार रूस से खरीदे। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2019 से 23 में यूरोपीय देशों के द्वारा आयात किए गए कुल हथियारों से लगभग 55% हथियार की आपूर्ति अमेरिका ने की। कहने का सही हुआ कि ये जो 5 वर्ष है 2019 से 23 में यूरोपीय देशों के द्वारा जो आयात किए गए हथियार उन कुल हथियारों में देखें तो लगभग 55% जो हथियार खरीदे यूरोपीय देश वो अमेरिका से खरीदे। पाकिस्तान का हथियार आयात 43% बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का हथियार आयात 43% बढ़ा है। 2019 से 23 में पाकिस्तान 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। पाकिस्तान ने सबसे अधिक 82% हथियार चीन से खरीदा है। जापान की हथियार आयात में 155% और दक्षिणी कोरिया के हथियार आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। हालांकि चीन के अपने हथियारों के आयात में 44% की कमी आई है। SIPRI यानी सिपरी आर्म्स ट्रांसफर के वरिष्ठ शोधकर्ता शिमोन बेजमैन ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि एशिया और ओशानिया में जापान और अन्य अमेरिकी सहयोगियों द्वारा हथियार की आयात के उच्च स्तर पर कारण काफी हद तक चीन की महत्वाकांक्षाओं को लेकर इन देशों की चिंता है। अमेरिका इस क्षेत्र के हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता। रिपोर्ट के अनुसार कतर ने 2014-18 और 2019 से 2023 के बीच अपने हथियारों का आयात को लगभग 4 गुना 396% बढ़ा दिया, जिससे यह 2019 से 23 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। यानी इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा तीसरा सबसे ज़्यादा हथियार आयातक है, तो वो कतर बना है इस दौरान 2019 से 2023 के दौरान। देखें इसमें तो यहाँ पर देख लेते हैं कि शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है। तो पहले स्थान पर अपना देश भारत है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पर कतर है, चौथे स्थान पर यूक्रेन है और 5वें स्थान पाकिस्तान है। और हथियार आयातक में जो है चाइना जो है टॉप 5 में नहीं है। उसने 44% की जो कमी की है अपने हथियार आयातक में, बल्कि वो शीर्ष निर्यातक देश के रूप में उभरा है और अपने हथियार का लगभग 82% जो है वह हथियार निर्यात किया है पाकिस्तान को। यानी इसमें जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति को सौंपा रुपे कार्ड, यानी अपने देश की राष्ट्रपति जो है। इसमें देखते हैं पोर्ट लुइस जो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है वहाँ पर का आधिकारिक दौरा किए हैं अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इसमें देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार में से 11 मार्च 2024 को समकक्ष पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है यह मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं से यानी जो है समकक्ष पृथ्वीराज सिंह रूपन से मॉरिशस से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। मुर्मू ने रूपन को एक रुपे कार्ड उपहार में दिया, जिसे हाल ही मॉरिशस ने लॉन्च किया था। रुपे कार्ड को मॉरिशस ने लॉन्च किया था। मुर्मू मॉरिशस की पहली राजकीय यात्रा पर है। इस दौरान वह मंगलवार यानी आज 12 मार्च 2024 को देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह के दौरान भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी हुई 2 जहाजों, इसमें 2 जहाज है, INS तीर और CGS सारथी के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। की बेटी को प्रथम महिला का दर्जा दिया गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने
ने छोटी बेटी आसिफा भुट्टो को देश की प्रथम महिला बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह दर्जा आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी को दिया जाता है, मगर जरदारी की पत्नी पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की वर्ष 2007 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने फिर विवाह नहीं किया। राष्ट्रपति जरदारी ने अपने पहले कार्यकाल 2008 से 2013 में देश की प्रथम महिला का दर्जा खाली रखा था। यानी अभी हमने इसमें कल के करंट अफेयर्स में देखा था कि वो जो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे आसिफ अली जरदारी, और यह दूसरी बार इनका दूसरा कार्यकाल है। इसमें अपनी छोटी बेटी को जो है इन्होंने प्रथम महिला का दर्जा दिया है। और आसिफा भुट्टो, उनका नाम जो है आसिफा भुट्टो है, बेनजीर भुट्टो की बेटी है। जिंजर बन सकती है लखपति दीदी योजना। SBI यूरोकैट रिपोर्ट 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों की आय। इसमें देखें तो 9.2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं पूरे देश में। 85 लाख SHG यानी स्वयं सहायता समूह से 4.6 गुना बढ़ी शहरी क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों की आय। 15 अगस्त 2023 को हुई थी लखपति दीदी योजना की घोषणा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई लाभार्थियों की संख्या। अभी जो आम बजट 2024 लॉन्च किया गया 1 फरवरी में पेश किया गया, 1 फरवरी 2024 में, तो 1 फरवरी 2024 को जो आम बजट पेश किया गया उसमें लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की घोषणा की गई। तो इसमें देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या बन जाता है। यह आपका है इसमें देखें तो यह आपका देश में 85 लाख से ज़्यादा पंजीकृत SHG यानी स्वयं सहायता समूह से 9.2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं और इनकी कमाई लगातार बढ़ रही है। इसको हमने संक्षेप में देख लिया। तो इसमें देखते हैं यह आपका है इनकी आय और इनके भविष्य पर SBI की तरफ से सोमवार को एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट बताती है कि कैसे वर्ष 2027 तक देश के हर राज्य में लाखों लखपति दीदियां सालाना 1 लाख रुपए की आय वाली स्वयं सहायता समूह सदस्य होंगी, जो न सिर्फ ग्रामीण इकोनॉमी की मजबूत बनाएंगी बल्कि ये महिला उद्यमियों की नई परिभाषा भी गढ़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से दिए गए अपने भाषण में केंद्र की लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। इसके तहत 2 करोड़ महिलाओं को उद्यमिता से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाना है। इस वर्ष 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमियों की प्रशंसा की और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की घोषणा की। SBI की रिपोर्ट से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019 के मुकाबले वित्त वर्ष 2024 यानी 23-24 में SHG से जुड़ी महिलाओं की आमदनी 3 गुना बढ़ी है। इसमें और भी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। और इसमें देखें तो महत्वपूर्ण यह हो जाता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सबसे ज़्यादा स्वयं सहायता समूह है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, यानी इसमें देखें तो इन राज्यों में सबसे ज़्यादा लखपति दीदियाँ हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में भी SHG से महिलाओं की आय अगले 2 वर्षों में 1 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। इन राज्यों का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा और जानकारी देखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के हर हिस्से में 28 से 42 वर्ष आयु वर्ग में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर महिला उद्यमी को आय बढ़ी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा स्वयं सहायता समूह पंजीकृत हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पंजाब और गुजरात में सरकारी यानी स्वयं सहायता समूह जुड़ी महिलाओं की आय में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई रही। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा लखपति दीदी यानी जो राज्य भी हमने चर्चा किया उसमें मुख्य रूप से देखें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्वयं सहायता समूह है। और इन राज्यों में उपरोक्त राज्यों की हमने चर्चा की उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है लखपति दीदी हैं। नमो ड्रोन दीदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदियों की वर्चुअल वार्ता की। इसमें देखते हैं तो इस सोमवार यानी 11 मार्च 2024 को भोपाल में 99 ड्रोन दीदियों ने ड्रोन उड़ाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदियों से वर्चुअल वार्ता भी की। फर्टिलाइजर कंपनियों के सहयोग से दीदियों ड्रोन बांटा गया और स्वामित्व पत्र उड़ाने का लाइसेंस भी सौंपा गया। इसमें देख लेते हैं थोड़ी जानकारी के रूप में। तैयार देखें भोपाल में जो स्थित है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर, यानी पूछता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो भोपाल में यानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वहाँ पर है। 99 ड्रोन दीदियों के साथ एक साथ ड्रोन उड़ाए। इनमें से 85 मध्य प्रदेश से और 14 महाराष्ट्र की थी। नया अध्याय लिखेगा हमारा तीसरा कार्यकाल। मोदी प्रधानमंत्री जो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका यह कहना है सशक्त नारी विकसित भारत, महिलाओं को नमन के साथ PM का विपक्ष परिवार, अनुभवों से निकली है मोदी की संवेदनाएं और योजनाएं। इसमें देखें तो यह आपका है नई दिल्ली में सोमवार को सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें देखते हैं तो विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डालते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी देश या समाज को वह नारी शक्ति गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाकर ही आगे बढ़ सकता है। सशक्त नारी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपते हुए कहा कि नारी शक्ति 21वीं सदी के भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूहों को
करोड़ रुपए के बैंक ऋण और 2000 करोड़ रुपए की पूंजीकरण सहायता कोष का वर्चुअली वितरण करते हुए पीएम मोदी महिलाओं को आश्वस्त किया कि उनका तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति को उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। पोर्नोग्राफी पर हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट करेगी समीक्षा, इसमें देखते हैं। इसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को अत्याचारपूर्ण करार दिया, यानी भयावह करार दिया। साथ ही कहा कि वो इस फैसले की समीक्षा की जाए। गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करने के मामले में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी थी। साथ ही कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो एक्ट आईटी कानूनों के तहत अपराध नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फरीदाबाद जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन अलास और नई दिल्ली स्थित बच्चे बचाओ आंदोलन के सुप्रीम कोर्ट में रुख किया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश की वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि हाईकोर्ट का फैसला जो है वो कानून के विपरीत है। इस फैसले को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का फैसला अत्याचारपूर्ण है और उसकी समीक्षा की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखते हैं। तो इसमें यह है कि इंडोनेशिया के एक विमान की महत्वपूर्ण घटना को कल्पना करते हैं, या जो महत्वपूर्ण घटना होती है उसके बारे में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि अब विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर है और कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट गहरी नींद में ले रहे हैं। इंडोनेशिया में ऐसा ही मामला सामने आया है। 25 जनवरी को बाल्टिक एयरलाइंस इंपॉर्टेंट था। बाल्टिक एयरलाइंस का विमान केद्री से जाकार्ता जा रहा था। तभी सब पायलट को नींद आ गई। इसके कुछ देर बाद मुख्य पायलट भी सो गया। इस दौरान जाकार्ता क्षेत्र नियंत्रण केंद्र एसीसी ने पायलटों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। लगभग 28 मिनट बाद जब मुख्य पायलट की नींद खुली तो उसने पाया कि विमान अपने मार्ग से भटक गया है। गनीमत यह रही कि समय रहते पायलट की नींद खुल गई और सभी यात्री सुरक्षित जाकार्ता पहुंच गए। इंडोनेशिया परिवहन मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दिया है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। तो 600 इंदिरा कैंटीन खोलेगी कर्नाटक सरकार। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कर्नाटक में जो है 600 इंदिरा कैंटीन खोली जाएगी। इस स्पेशल के अंतर्गत महत्वपूर्ण खबर है। तो इसमें प्रदेश का पहला अत्याधुनिक विश्वविद्यालय इसमें देखते हैं। तो यह है 18 महीने में बनकर तैयार हुआ सोलदेव विश्वविद्यालय। 108 करोड़ रुपए खर्च हुए विश्वविद्यालय के निर्माण पर। इसमें आजमगढ़, मऊ संग अन्य जिलों के छात्रों को मिलेगी उच्च शिक्षा। 14.5 एकड़ क्षेत्र में विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी कराया गया है निर्माण। इसमें देखते हैं। तो यह है यशपालपुर आजम बांध में बना, यानी जगह का नाम आजमगढ़ में जो जगह है वो है यशपालपुर आजम बांध में बना महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, जहां पोस्ट ऑफिस, मॉल, जिम समेत अन्य सभी सुविधाएं दी गई है। 108.06 करोड़ की लागत से यह विश्वविद्यालय 18 माह में बनकर तैयार हो गया है। इस विश्वविद्यालय के बनने से आजमगढ़, मऊ समेत अन्य जनपदों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में सहूलियत मिलेगी। सुहेलदेव विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल है। वह खुद 2 बार इसका निरीक्षण कर चुके हैं। शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर जहानागंज ब्लॉक में स्थित, इंपॉर्टेंट है कहाँ पे स्थित है, शहर जो यानी जो जिला मुख्यालय है आजमगढ़ का, वहां से 13 किलोमीटर दूर जहानागंज ब्लॉक में स्थित यशपालपुर आजम बांध में 14.5 एकड़ क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। विश्वविद्यालय की नींव भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 नवंबर 2021 को रखी थी। लगभग 18 माह में विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया। इसका प्रशासनिक भवन दूर से देखने से काफी आलीशान लगता है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को सभी शिक्षा मिलेगी। जिले में के लोग काफी अरसे से जनपद में यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मंदुरी से ही जिले की बहुत प्रचित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का लोकार्पण कर जिले वासियों के सपने को साकार कर दिया। यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जहां पोस्ट ऑफिस, मॉल, जिम समेत अन्य सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय आने जाने के लिए राज्य सरकार ने 30.10 करोड़ की लागत से गाजीपुर हाईवे पर स्थित समेदा से 2.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया है, जिससे विश्वविद्यालय आने जाने में लोगों की आसानी होगी। इस विश्वविद्यालय के बनने से आजमगढ़, मऊ समेत अन्य जनपदों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में सहूलियत मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जहां पोस्ट ऑफिस, मॉल और जिम समेत अन्य सुविधाएं दी गई हैं। विश्वविद्यालय में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया है। 108.06 करोड़ की लागत से यह विश्वविद्यालय 18 माह बनकर तैयार हो गया। इस विश्वविद्यालय के बनने से आजमगढ़, मऊ समेत अन्य जनपदों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। ए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान के बारे में देखते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत बांग्लादेश, यानी इसमें देखें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए 31 दिसंबर 2014 से पहले 6 धार्मिक, जिसमें प्रताड़ित अल्पसंख्यक धार्मिक, यानी 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जिसमें से प्रताड़ित है, इसमें लिखा हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई,
यानी एक, यानी देखें इसमें से 6 धार्मिक में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है, को भारतीय नागरिकता मिलेगी। यह संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, जैसा कि हम जानते हैं 6ठी अनुसूची जो है, अभी जो RO का पीटी एग्जाम 11 फरवरी 2024 को किया गया था, उसमें 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों में पूछा गया था, जिसमें विस्तृत चर्चा करते हुए हमने ATM स्क्वायर पर इसमें बताया था। ATM स्क्वायर से इसको याद किया जाता है। A से असम है, T से इसमें त्रिपुरा है, और M से 2 M इसमें है, एक मेघालय, एक मिजोरम है। तो यहाँ 4 जो राज्य हैं, चूँकि 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में जो अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मणिपुर, और जो आपका है यानी नागालैंड, यानी इसमें शामिल नहीं है। 2A इसमें है, 2A अरुणाचल और मणिपुर, नागालैंड इस 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बल्कि वो 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो इसमें देखते हैं, तो मिजोरम व त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना, इसमें देखें केंद्र सरकार ने सोमवार में से 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आए 31 दिसंबर 2014 तक गैर मुस्लिम प्रताड़ित प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता मिलेगी। गौरतलब है कि देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच CAA दिसंबर 2019 में संसद में पास हो गया था। एक्ट यानी CAA केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों की सूचना की घोषणा कर दी है। यानी 11 मार्च 2024 को आम चुनाव से पहले इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। मोदी सरकार पहले से ही इसे लागू करने की तैयारी में थी। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू यानी 6 जो धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के नागरिकों को नागरिकता देने में सक्षम बनाएगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। गृह मंत्रालय द्वारा CAA के तहत आवेदन प्रसंस्करण और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम जारी करने पर विचार कर रही है। लाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने लागू करने पर दिया था जोर। देखें तो यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद आया कि कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। पिछले महीने अमित शाह ने कहा था कि CAA कानून को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था इसे चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून, इसे कोई नहीं रोक सकता। यह पत्थर की लकीर, यह हकीकत है। वेब पोर्टल हुआ तैयार। इसमें देखेंगे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर भारत के मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। इसके लिए पात्र लोगों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। CAA दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। हालांकि नियमों को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण अधिनियम लागू नहीं किया जा सका था। कानून लागू होने से मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और इसे भेदभावपूर्ण बताया था और इसे वापस लेने की घोषणा की थी। देखें तो CAA 2019 तक बनेंगे नियम। गृह मंत्रालय ने आज इसके संबंध में सोशल मीडिया पर कहा कि मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019 तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA 2019 तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इसमें देखते हैं। तो सबसे कम उम्र में 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली हस्ती बनी सिंगर बिली आयरिश। ऑस्कर 2024 में 22 वर्षीय सिंगर बिली आयरिश और उनके भाई फिनिसी 26 ने फिल्म बार्बी के गाने व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता। इसके साथ ही बिली सबसे कम उम्र में 2 ऑस्कर जीतने वाली हस्ती बन गई। इससे पहले रिकॉर्ड्स एक्ट्रेस लुइस राइनर 28 के नाम था। और इसमें देखते हैं तो ऑस्कर पर आधारित एक और जानकारी इसमें, भारत पर आधारित टू किल अ ने 20 डेज इन सहारा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर अवार्ड 96वें एकेडमी अवार्ड, जिसको ऑस्कर का नाम जाना जाता है, में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामिनेटेड हुई फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल से भारत पर आधारित फिल्म टू किल ए टाइगर हार गई। यह फिल्म झारखंड में 13 वर्षीय लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर बनी हुई। 20 डेज इन मारियोपोल रूसी हमले के बाद मारियोपोल में फंसे यूक्रेनी पत्रकारों की कहानी बताती है। तो इसमें देखें तो यह महत्वपूर्ण जानकारी, हालांकि इस पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो कल बनाकर अपलोड की जा चुकी है। तो इस पर हम कुछ और जानकारी को ऐड करने के साथ इसमें देखते हैं कि भारत की तरफ से जो है केरल बाढ़ पर आधारित फिल्म जो 2018 में आए थे, तो भारत की तरफ से जो आधिकारिक प्रविष्टि जिस फिल्म को मिली थी वह थी केरल बाढ़ पर आधारित फिल्म 2018 हर कोई हीरो। 2018 फिल्म का नाम है 2018 हर कोई हीरो, जो कि केरल बाढ़ पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। ऑस्कर 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए भेजी गई थी। यह है साइंस और टेक पर आधारित है। इसमें देखें तो यह इसरो ने जारी की अपने नए उपग्रह द्वारा ली गई पृथ्वी की खूबसूरती की पहली तस्वीर। इसमें देखें तो यह आपका है इसरो के नए मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS ने पृथ्वी की खूबसूरती की पहली तस्वीरें जारी की है, जो कि उसमें मौजूद पेलोड्स 6 चैनल इमेजर और 9 चैनल
साउंडर द्वारा ली गई है। 6 चैनल इमेजर ने पृथ्वी की सतह व वायुमंडल, जबकि 19 चैनल साउंडर ने पृथ्वी के वायुमंडल से उत्सर्जित रेडिएशन की तस्वीरें ली हैं। यह उपग्रह 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। तो देख लेते हैं, यहाँ पर तस्वीरें ली गई हैं, पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें ली गई हैं जो इसरो ने 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं 17 फरवरी 2024 को कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था और किस सैटेलाइट के माध्यम से, किस उपग्रह के माध्यम से, किस जो आपका प्रक्षेपण यान उससे भेजा गया था। तो इसमें देख लेते हैं। तो जो प्रक्षेपण यान था वह था आपका GSLV F-14 इनसैट 3DS, ये जो प्रक्षेपण यान था इससे प्रक्षेपित किया गया। इसमें देखें तो यह आपका जो है SDSC सार से IST श्रीहरिकोटा अपने 16वें मिशन में GSLV का लक्ष्य इनसैट 3DS मौसम उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर यानी GTO में तैनात किया, यानी 17 फरवरी 2024 को।